अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास है डिस्कवरी के इसकी डिस्कवरी किसने की, तो इसमें ये है इट वाज रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। नेक्स्ट हमारे पास है लोकेशन के जो न्यूक्लियस है ये एनिमल सेल्स में कहाँ मौजूद होता है और प्लांट सेल्स में ये कहाँ पे मौजूद होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, इन एनिमल सेल्स इट जनरली ऑक्यूपाइज द सेंट्रल स्पेस ड्यू टू स्मॉल वैक्यूल। तो एनिमल सेल्स के अंदर छोटे वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है ये एनिमल्स के अंदर सेंट्रल में यानी कि दरमियान में मौजूद होता है। अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है, इन प्लांट सेल्स इट इज पुश्ड पेरिफेरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। और प्लांट सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है ये प्लांट सेल्स में साइड पे मौजूद होता है। आगे हमारे पास है नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इसमें सबसे पहले हमारे पास है मोनोन्यूक्लिएट। इसकी डेफिनेशन ये है, द सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस। अगर सेल के पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा इसको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लिएट। इसकी एग्जांपल है स्मूथ मसल सेल्स जिसके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बायन्यूक्लिएट। इसकी डेफिनेशन ये है, इफ सेल्स हैव टू न्यूक्लियस देन इट कॉल्ड बायन्यूक्लिएट। अगर सेल के पास दो न्यूक्लियस होंगे इसको हम कहेंगे बायन्यूक्लिएट। एग्जांपल है डाइकैरियोटिक हाइफी जिनके पास दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास है मल्टी न्यूक्लिएट। इसकी डेफिनेशन ये है, द सेल्स हैव मैनी न्यूक्लियस। अगर सेल के पास बहुत से न्यूक्लियस होंगे इसको हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। एग्जांपल है स्केलेटल मसल सेल्स। तो इसके पास बहुत से सेल्स होते हैं। आगे है विजिबिलिटी कि न्यूक्लियस किस स्टेज पे नजर आता है और किस स्टेज पे नजर नहीं आता है। इसमें यह है, न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज नॉन डिवाइडिंग स्टेज। तो जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होगा तब जो न्यूक्लियस है ये नजर आएगा। दूसरा पॉइंट ये है, द न्यूक्लियस इज डिसअपेयर व्हेन द सेल इज इन डिवाइडिंग स्टेज। और जब सेल डिवाइडिंग स्टेज पे होगा तब जो न्यूक्लियस है ये नजर नहीं आएगा। तो विजिबिलिटी के लिहाज से आपने ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। इसमें ये है, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स फॉर्म द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें मिलके ही न्यूक्लियस की केमिकल कंपोजिशन को बनाते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स जब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो इसके तीन कंपोनेंट्स हमें नजर आएंगे। एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस और तीसरा होता है क्रोमोसोम्स। तो इसमें हमारे पास यही है कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स। तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं जो न्यूक्लियस के पास होते हैं। लास्ट में हमारे पास है रोल ऑफ न्यूक्लियस कि ये क्या काम करता है। तो इसमें ये है, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। तो सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं यानी कि सेल्स के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये न्यूक्लियस ही बनाता है और जितने भी फंक्शंस होते हैं ये न्यूक्लियस ही परफॉर्म करता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि न्यूक्लियस के पास तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है। जो न्यूक्लियस की बाहर वाली बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर वाली बाउंड्री को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन मिलके ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाती हैं। तो आपने याद रखना है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये इन दोनों मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आपने एक बात याद रखनी है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये ER के साथ अटैच होती है यानी कि इसके साथ कंटिन्यूस होती है। उसके बाद जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है इस मेम्ब्रेन ने न्यूक्लियर के अंदर जो भी न्यूक्लियर कंटेंट होता है इसको इनक्लोज किया होता है। अब स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि वो पॉइंट जहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिलती हैं वहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर्स हैं इनकी फॉर्मेशन होती है। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्पेस होती है इस स्पेस को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो आपको ये डार्क सा सर्कल दिख रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और लास्ट में ये न्यूक्लियस के अंदर जो धागे होते हैं इनको हम कहते हैं क्रोमाटिन। और स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसने न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है, ठीक है। और जब आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को कर लेंगे तो आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी।
तो हमारे पास न्यूक्लियस का पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और आपको पता है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने पूरे न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। तो इसमें हमारे पास यही है कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, विच सेपरेट्स द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। और इस मेम्ब्रेन का ये काम होता है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखती है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है मेम्ब्रेन्स, और आपको पता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। तो इसमें ये है कि इट इज कंपोज्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स, ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। आगे हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन, तो इसमें ये है आउटर मेम्ब्रेन इज अ प्लेस कंटिन्यूअस विद द ईआर। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कुछ प्लेस पे, कुछ जगह पे ईआर के साथ कंटिन्यूअस होती है, यानी कि अटैच होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन, तो इसमें ये है व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द न्यूक्लियर कंटेंट। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसने न्यूक्लियर कंटेंट को इनक्लोज किया होता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में पढ़ाया था। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है न्यूक्लियर पोर्स, और आपको पता है कि जब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिलती हैं तो वहां पे न्यूक्लियर पोर्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें ये है द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। यानी कि जहां पे इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन मिलती हैं वहां पे न्यूक्लियर पोर्स की फॉर्मेशन होती है। आगे हमारे पास है न्यूक्लियर पोर्स के फंक्शन, तो इसका पहला फंक्शन ये है इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये पोर्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में न्यूक्लियस को एक्सचेंज करते हैं। इसका दूसरा फंक्शन ये है ईच पोर हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर। हर एक पोर का जो स्ट्रक्चर ये बहुत ही डेफिनेट होता है, विच कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस पासिंग थ्रू देम। जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये सब्सटेंसेस की ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो इनके दरमियान से गुजरती हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है नंबर ऑफ पोर्स, तो इसमें ये है द नंबर ऑफ पोर्स आर हाईली वेरिएबल। तो जो न्यूक्लियर पोर्स के नंबर है ये मुख्तलिफ होते हैं। आगे हमारे पास है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, हमने ये देखना है कि इन सेल्स के अंदर कितने पोर्स होते हैं। तो इसमें ये है द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज एग्स हैव इनॉर्मस पोर 30,000 पर न्यूक्लियस। तो जो हमारे पास एग्स हैं जिनको हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं, तो इनके पास 30,000 पर न्यूक्लियस पोर्स होते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है डिफरेंशिएटेड सेल्स, तो इसमें ये है द डिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज एरिथ्रोसाइट्स हैव ओनली 3 और 4 पोर्स पर न्यूक्लियस। तो जो हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स हैं जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, इनके पास 3 से लेकर 4 पोर्स पर न्यूक्लियस होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और डिफरेंशिएटेड सेल्स में जो पोर्स हैं उनके कितने कितने नंबर होते हैं, तो आपने यही आंसर लिख देना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियस क्या होता है, और फिर मैंने आपको ये बताया कि जो न्यूक्लियस है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियस के एक कंपोनेंट को हमने आज स्टडी कर लिया है, इंशाल्लाह कल हम न्यूक्लियस के जो 2 कंपोनेंट रह गए हैं उनको स्टडी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।